subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय हेलो फ्रेंड्स, आई एम रुचि शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका फिर से टारगेट स्टडी सेंटर में। हम लोगों ने कल पढ़ा था जीवों की अवस्थाएं, पढ़ रहे हैं जीवन अवधि की अवस्थाएं क्या होती है, और वहाँ किशोरावस्था तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद का अवस्था जो है वो युवा अवस्था आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। युवा अवस्था 18 वर्ष से लेकर 22 या 25 वर्ष तक की अवस्था को युवा अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में शरीर की सभी ग्रंथियां परिपक्व होकर हार्मोन का स्राव करने लगती है। युवा अवस्था जो है वो स्टार्ट होता है हमारा 18 वर्ष के से लेकर और 22 या 25 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसके अंदर ही होता है युवा अवस्था। और इस अवस्था में जो शरीर की सभी ग्रंथियां परिपक्व होकर हार्मोन का भी स्राव करने लगती है, जिससे हमारा शरीर वृद्धि विकास करने में सक्षम होने लगता है। तो ये हुआ युवा अवस्था। युवा अवस्था के बाद आता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है उसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इस अवस्था के बाद शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है धीरे धीरे घटने लगती है। इसमें केवल शरीर का विकास ही होता है, वृद्धि नहीं होता है। तो प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से लेकर 40 या 45 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इस अवस्था में प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और इसमें केवल शरीर का विकास ही होता है, वृद्धि नहीं होता है। तो अगला है वृद्धावस्था। प्रौढ़ावस्था के बाद है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था 45 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है उसे वृद्धावस्था कहते हैं। इस अवस्था के दौरान शरीर में जो नई नई कोशिकाओं का बनना होता है वो तीव्र गति से तो नहीं हो पाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। जो आरबीसी की कोशिकाएं हैं उसमें भी कमी आ जाती है। इस अवस्था के दौरान हमारी हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती है। तो ये हुआ वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में व्यक्ति की बल थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती है और इसमें आरबीसी की कोशिकाओं के भी कमी होने लगती है, जिससे हमेशा व्यक्ति में शरीर में दर्द, हमेशा तनाव बना रहता है। तो आगे है इसके बाद जीर्णता वृद्धावस्था के बाद की जो अवस्था होगी वो जीर्णता कहलाता है। और जीर्णता में इस अवस्था के दौरान जो चेहरे पर सिकुड़न और झुर्रियाँ आने लगती है, त्वचा लटकने लगता है, मांसपेशियों का जो बल है वो नहीं लग पाता है, सुनने, देखने व बोलने की जो क्षमता होती है कमज़ोर हो जाती है। इस अवस्था में काफ़ी लोग दर्द में रहते हैं, उनके शरीर में दर्द उत्पन्न रहता है। और वृद्धावस्था के बाद ही जीर्णता आता है और जीर्णता के बाद जो बचा हमारा सबसे लास्ट जो अवस्था है वो मृत्यु होता है। जीर्णता के बाद लोग प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो जीवन अवधि है, जीवन अवधि की जो अवस्थाएं हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद का टॉपिक आता है हमारा जनन, रिप्रोडक्शन। जनन जो है वह प्रक्रिया है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होता है। जनन जीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। यदि कोई जीव जनन न करे तो उस जीव का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि जनन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यह प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जीव अपनी जो संतति है उसकी संख्या में वृद्धि करते हैं। और जनन जीवों का सबसे मुख्य लक्षण इसलिए माना जाता है क्योंकि यदि कोई जीव जनन न करे तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ से उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो ये जनन जो है वो 2 प्रकार से होता है। तो इसका 2 प्रकार हैं, पढ़ लेते हैं। पहला है अलैंगिक, या इसे असंग जनन भी बोल सकते हैं। तो इसमें अलैंगिक जनन जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
इसमें जनन की वो विधि है जिसमें नर व मादा दो गैमेट्स भाग नहीं लेते हैं। इसमें जीवों का जो शरीर होता है वही दो भागों में टूटकर या दो से अधिक भागों में टूटकर जीवों का यानी संतति के रूप में अलग अलग हो जाता है और इसका जो है संतति का निर्माण होकर अपने जो संख्या में है वो वृद्धि करने लगते हैं। कोई भी भाग मतलब जो जीव है उसका कोई भी भाग विकसित होकर अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार से जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। इससे उत्पन्न संतति अपने माता पिता के सदृश होते हैं, इसीलिए इन्हें एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। इस प्रकार के जनन में समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार के जीवों का रंग रूप व आकार एक समान होता है। इसे प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। ये प्रायः एक कोशिकीय जीवों में होता है। इनकी जीवन अवधि बहुत ही कम होती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होता है। तो अलैंगिक जनन क्या है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं इसको। जनन की वह विधि जिसमें नर व मादा के गैमेट्स भाग नहीं लेते हैं, बल्कि उनका शरीर का कोई भी भाग टूटकर अपने जैसा ही एक संतति का निर्माण करता है और इसे ही अलैंगिक जनन हम बोलेंगे। इस प्रकार इससे उत्पन्न संतति जो है माता पिता के एकदम सदृश एवं एकदम उनके ही जैसा दिखने वाला होता है। तो इसीलिए इन्हें एक पुंजक या क्लोन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि वो आनुवंशिक रूप से भी एकदम सदृश होता है, समान होता है अपने जनक के प्रति। तो उनके लिए एक पुंजक या क्लोन का जो वर्ड है वो इस्तेमाल करते हैं, यूज होता है यहाँ पे। इस प्रकार के जनन में समसूत्री विभाजन होता है। जैसे कि समसूत्री विभाजन बोले तो एक जो मातृकोशा है वो टूटकर दो पुत्र कोशा में बदल जाता है और इसके बाद जो एक है फिर दो में और ये एक है तो ये दो में। इस तरह से समसूत्री विभाजन होता है और धीरे धीरे ये अपने संख्या में वृद्धि कर लेते हैं और इनकी जीवन अवधि जो है वो बहुत कम होती है, कुछ मिनट से कुछ सेकंडों तक होता है और इनका रंग रूप इतना समान होता है कि इसमें हम ना ही नर का गैमेट पहचान सकते हैं और ना ही मादा का। इसमें रंग रूप इतना ही समान होता है जो कि पहचान नहीं सकते हम। इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। ये अपने ही शरीर को तोड़कर नए जीव का निर्माण करते हैं और आगे का प्रोसेस इनका चलता रहता है, वृद्धि विकास होते रहता है। इसी प्रकार ये प्रायः एक कोशिकीय में ही होता है। इनकी जीवन अवधि बहुत ही कम होती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं होती है। जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है। जब जीवन अवधि नहीं रहती है तो रोगों से लड़ने की क्षमता कहाँ से प्राप्त होगी इन लोगों को। तो चलते हैं अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं, क्या क्या हैं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां पाई जाती है। पहला है द्विखंडन। द्विखंडन में जनन की वह विधि जिसमें एक मातृकोशा टूटकर दो पुत्र कोशा में निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के जनन को द्विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा, यहाँ पे होगा जो मातृकोशा है वो खंडित होकर दो पुत्री कोशा में बदल जाएगा, तो जिसे हम द्विखंडन कहते हैं। जैसे एक मातृकोशिका से दो पुत्र कोशा का निर्माण होगा तो उसे द्विखंडन बोलेंगे। तो ये होता है अमीबा में, इसका सरल एग्जाम्पल है, अमीबा बोल सकते हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे अमीबा का जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे ये अमीबा है जो टूट रहा है, टूट कर दो पुत्र कोशा में बदल गया। ये अमीबा है, ये अमीबा है और ये दो पुत्र कोशा में टूटकर बदल रहा है।
तो यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे दो पुत्र कोशा में बदल गया, इसे ही द्विखंडन बोलेंगे। और दूसरा है बहुविखंडन। बहुविखंडन में होता है कि जनन की वह विधि जिसमें एक मातृ कोशिका टूटकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का विभाजन कर देता है, वो तो द्विखंडन था। ये बहुविखंडन है। बहुविखंडन में एक जो मातृ कोशिका होगा वो टूटकर कई भाग में बंट सकता है। इसका कोई ये नहीं है कि वो एक ही भाग में टूट के दो अलग अलग भाग कर देंगे। इसमें बहुत सारे संतति का निर्माण कर देता है, दो या दो से अधिक। तो ये होता है जीवाणु, विषाणु और कवक में। इसका एग्जाम्पल हो गया। और तीसरा आता है मुकुलन। कुछ जीवों के शरीर में वाल्वा जैसी संरचना पाई जाती है, जैसे ऐसे वाल्वा जिसको बोलते हैं, ये छोटा सा होता है। तो ये जो है वाल्वा जैसी संरचना होती है जो विकसित होकर अपने ही समान नई संतति को उत्पत्ति करती है। जैसे ये हो गया वाल्वा, और ये वाल्वा धीरे धीरे विकसित होकर ये अलग हो जाता है इससे, और अलग होकर वो संतति के रूप में बदल जाता है और फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। मुकुलन, इस प्रकार के जनन को मुकुलन बोलते हैं हम लोग। ये होता है हाइड्रा, ईस्ट, कवक में होता है। इसमें जीव द्रव्य के स्थान पर जैम्यूल पाया जाता है। जो मुकुलन है, हाइड्रा या फिर कवक, इस सब में जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। जीव द्रव्य के स्थान पर जैम्यूल पाया जाता है। ये है हाइड्रा की संरचना, लिख लीजिए। और ये टूटकर जो है ये नई संतति में परिवर्तित हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कायिक जनन। कायिक जनन सामान्यतः यह पौधों में होता है। पौधों में होने वाले जनन को कायिक जनन बोलेंगे। वैसे पौधे जिनमें संतति का उद्भव बीज के द्वारा नहीं होता है, इनकी पत्तियां, जड़, तना स्वतः ही टूटकर नए संतति का उत्पन्न करता है। इस प्रकार के जनन को कायिक जनन या कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन की दो और विधियां हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। कायिक जनन ये विशेषकर होता है पौधों में, जीवों में भी, मतलब बैक्टीरिया ये सब में भी होता है, बट ज़्यादातर समझे तो होता है ये पौधों में। जैसे कि पेड़ पौधा हो गया और वो जो तना होता है वो टूटकर दूसरे संतति का निर्माण करता है या फिर निकलता है यहाँ से, तो वो हो गया कायिक जनन। जिसमें कोई भी पार्ट होता है वो टूटकर और नए संतति का जन्म दे देता है कलिकाइन के रूप में। जैसे आलू हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसकी दो और विधियां हैं, उसके बारे में हम लोग फिर से कल डिस्कस करेंगे। आज तो यहीं तक रहने देते हैं। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और पढ़ते रहिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।